अक्सर इंडिया में स्टार्टअप्स को लेकर एक ही कंप्लेंट सुनने को मिलती है, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कहाँ है। लेकिन आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वहाँ पर स्टोरी काफी अलग है। ये कंपनी ना सिर्फ जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना रही है। बात हो रही है ग्रो की। अप्रैल के स्टार्ट से ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि नवंबर से मार्च यानी 5 महीनों तक ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट 150 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा था। फिर अप्रैल में ऐसा कुछ होता है जिससे शेयर प्राइस 150 रुपए से बढ़ते बढ़ते महीने के एंड तक 220 रुपए के आसपास आती है, यानी 45% का उछाल। सवाल बहुत सारे कि पिछले कुछ महीनों में जहां पर शेयर प्राइस काफी फ्लैट थी तो अप्रैल मंथ में ऐसा क्या हुआ जिससे शेयर प्राइस में क्विक स्पाइक देखने मिला, और फिर मई मंथ में ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक फिर से वापस नीचे आ गया। और साथ ही हमारे कई सारे वीडियोस में एक कमेंट हमने काफी कॉमनली देखी कि ग्रो के बारे में एक रिव्यू वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रो का ऐप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ऑफकोर्स उनमें दिलचस्पी होती है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। आज हम कंपनी की बिजनेस को समझकर उसकी ग्रोथ को समझेंगे कि आने वाले टाइम में वो क्या हो सकती है। एट द सेम टाइम कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, इन सारी चीजों की आज डिटेल में चर्चा होगी। देखिए, हर बार की तरह इसमें जो भी एनालिसिस है वो प्योर डेटा बेस्ड है, ना कि ओपिनियन बेस्ड। और ये पूरी स्टॉक सीरीज कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम बस खोज के पूरा रिसर्च करके नंबर्स आपके सामने रखेंगे जो जनरली आपके सामने नहीं आते, और फिर उस डेटा को देखकर आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो जहां पर बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं रिसर्च, वहां पर हम आपकी मदद करेंगे, बाकी डिसीजन आपका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब देखिए, ग्रो का आईपीओ पिछले साल नवंबर की शुरुआत में आया था। आईपीओ प्राइस थी 100 रुपीज और लिस्टिंग गेन लगभग 14% का मिला था, 14%। लिस्टिंग के बाद शेयर थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन बाय एंड लार्ज नवंबर से लेकर अप्रैल तक ये शेयर 150 रुपए के आसपास ही घूमता रहा। इस बीच कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आए। रेवेन्यू लगभग 25% से बढ़ा। यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 28% जरूर गिरा था, लेकिन उसका रीजन बिजनेस की वीकनेस नहीं था। पिछले साल के सेम क्वार्टर में 315 करोड़ की एक वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट आर्टिफिशियली ज्यादा दिख रहा था। अगर उस इफेक्ट को हटा देते तो दिसंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा ही था, यानी नंबर्स बुरे नहीं थे। रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। लेकिन उस दौरान अगर शेयर प्राइस को देखा जाए तो मार्केट ने इन रिजल्ट्स को कोई खास रिवॉर्ड नहीं दिया। शेयर प्राइस लगभग फ्लैट ही थी। फिर सवाल आता है क्यों, जिसका मेजर रीजन है सेंटीमेंट। देखिए, इन्वेस्टर्स को लगने लगा था कि इंडियन ब्रोकरेज इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड अब खत्म हो चुका है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग भी रहा होगा, लेकिन आगे जो डेटा है वो काफी शॉकिंग है, सुनते जाइए। कोविड के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली थी, लोगों को लग रहा था कि अब वो ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझनी होगी कि जो ब्रोकर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं कमाते। उनकी मेजॉरिटी अर्निंग्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव सेगमेंट से आती है। ग्रो का ही एग्जांपल ले लीजिए। आज भी कंपनी की इनकम का लगभग 55% हिस्सा F&O से ही आता है। ये तब है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी करोड़ों लोग आज ग्रो का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जीरोधा या एंजल वन जैसे ब्रोकर्स की बात करें तो कुछ केसेस में 70 to 80% तक रेवेन्यू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से लिंक्ड एक्टिविटीज से ही आता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसी पीरियड में सेबी और सरकार दोनों लगातार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट को रेगुलेट कर रहे थे, नए रूल्स ला रहे थे, टैक्सेस बढ़ा रहे थे, बड़ी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, जिसके चलते मार्केट को लगने लगा था कि F&O का जो गोल्डन पीरियड था वो अभी खत्म हो गया है और ब्रोकर्स की ग्रोथ भी यहाँ से स्लो हो जाएगी। इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी इन्वेस्टर को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इन कंपनीज में। बट दे वर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि गैम्बलर ऑलवेज फाइंड अ वे। और ऐसा ही कुछ फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी हुआ। सबको लग रहा था कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया है, STT बढ़ा दिया है, वीकली एक्सपायरी सिर्फ एक इंडेक्स पर होगी तो स्पेकुलेशन कम जरूर होगी। बट जब रिसेंटली BSE के रिजल्ट्स आए तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लोग कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं गैम्बलिंग करने के लिए, और एग्जैक्ट वैसा ही यहाँ भी हुआ। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रुकी तो लोग BSE के सेंसेक्स इंडेक्स पर शिफ्ट हो गए। जहां पर BSE अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बिजनेस से कुछ पैसा नहीं बना रही थी, आज वही BSE वहां से 33,000 करोड़ रुपीस बना रही है। और BSE सेंसेक्स में बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटिलिटी है। और फिलहाल आपने ये न्यूज भी सुनी होगी कि रेन मुंबई नाम से एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट NCDEX ने लॉन्च किया है, जहां पर आप बारिश को प्रेडिक्ट करके पैसा बना सकते हो। तो ये सब चीजें चलती रहती। तो जैसे कि मैंने कहा कि गैम्बलर्स कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेकनली ज्यादातर इन्वेस्टर्स को यही लगा कि यहाँ पर ब्रोकर्स की स्टोरी हो गई है खत्म, और इसलिए ग्रो की शेयर प्राइस लगातार फ्लैट चल रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको क्विकली बता देना चाहता हूँ कि आजकल इतना शोर शराबा है कि फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से बस हाइप पर चल रहे हैं ये पता करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से एंट्री कब लेनी है, स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ता है और वैल्यूएशन चेक करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और ये सब काम टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, पर ट्रिकी भी है। तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो इकाशी प्रो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर रिसर्च का काम हमारा और फाइनल इन्वेस्टिंग डिसीजन आपका। हर महीने हम आपके लिए एक वेल रिसर्च स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर मार्केट में ज्यादा करेक्शन या एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो कुछ मंथ्स में हम 2 स्टॉक्स भी शेयर कर सकते हैं।
इससे आपके लिए इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी सिंपल और टाइम एफिशिएंट हो जाएगा। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो और रिसर्च का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहते हो तो इकाशी प्रो आपके लिए है। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स अवेलेबल है, 6 मंथ प्लान और 12 मंथ प्लान। सारे रिकमेंडेशंस आपको ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे। तो अगर आप इसे स्पेशल ऑफर में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। फिल द फॉर्म एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। सो सी यू इन द इकाशी प्रो कम्युनिटी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि काफी सारी F&O की वीकली एक्टिविटी BSE की तरफ शिफ्ट हो गई है। छोटे अमाउंट से भी यहाँ पर ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, वोलेटिलिटी भी ज्यादा है और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इतनी हाई नहीं है, तो रिटेलर्स के लिए ये एक परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। और इंटरेस्टिंगली इस बूम का ग्रो को भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है और यही रीजन है कि इनका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही सुपर्ब था। रेवेन्यू इनका 1500 करोड़ के करीब था, जो कि क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट डबल हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इनका तकरीबन 120% से बढ़ा है और F&O का जो शेयर है वो इनकम के लगभग 55% ही है। अब ग्रो का ये रिजल्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक शॉक था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि F&O खत्म तो ब्रोकर्स भी खत्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही रीजन था कि जैसे ही ग्रो का क्वार्टरली रिजल्ट आया अप्रैल मंथ में, वैसे ही जहां पर अप्रैल के स्टार्ट में 150 रुपए के करीब शेयर प्राइस चल रही थी, वो अप्रैल के एंड तक 220 रुपए पर चलेगी। यानी एक महीने में शेयर लगभग 45% बढ़ गया। लेकिन ये जो खुशी थी ये ज्यादा देर नहीं टिकी। ये शेयर फिर से अपने 220 रुपए के हाई से लगभग 15% डाउन हो चुका है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है 12th मई को प्रमोटर्स का 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया था और इसके बाद काफी सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। और अगर आप ग्रो का प्रमोटर स्ट्रक्चर देखें तो मिस्टर ललित केशरे और बाकी 3 फाउंडर्स को मिलकर प्रमोटर्स ग्रुप का स्टेक लगभग 27% है। वहीं पर दूसरी तरफ कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा VC यानी वेंचर कैपिटल फंड्स के पास है, लगभग 45%। VC फंड्स जैसे कि पिक 15 पार्टनर्स, जिनका नाम पहले सिक्वेया कैपिटल हुआ करता था, वाई कॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल, ये तीनों का मिलकर स्टेक लगभग 34% का है। और इन्हीं इन्वेस्टर्स ने लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद बल डील्स के जरिए लगभग 4 to 5% अपना स्टेक ऑफलोड किया है, बेच दिया है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोर इन्वेस्टर्स है, कंपनी के फाउंडर्स हैं, उन्होंने कुछ मीनिंगफुल स्टेक अपना नहीं बेचा है। अब अगला जो लॉक इन पीरियड है, जो लगभग 20% स्टेक पर लागू है, वो मई 2027 में खत्म होगा। यानी प्रमोटर ग्रुप का टोटल स्टेक लगभग 27% है। वही दूसरी तरफ जो VC फंड्स है, उनका लगभग पूरा 40 to 45% स्टेक अब फ्री फ्लोट में आ चुका है, यानी उस पर से लॉक इन निकल चुका है। यानी भविष्य में भी ये VC फंड्स अपना ग्रो का स्टेक और बेचते हैं तो इस स्टॉक पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब हमने समझ लिया कि ब्रोकिंग बिजनेस फ्यूचर्स और ऑप्शन से बढ़िया पैसा कमा लेते हैं, लेकिन यही से उनकी एक रिस्क भी आती है, बहुत बड़ी रिस्क। और वो ये कि इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू F&O पर डिपेंड करता है और यहाँ लगातार सेबी और सरकार की नजर बनी रहती है। जो पिछली सेबी चेयरपर्सन थी माधवीपुरी भुज, वो F&O के काफी खिलाफ थी, लेकिन जो नए सेबी के चीफ है तुहिन कांता पांडे, वो कंपैरेटिवली न्यूट्रल लगते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले जब वीकली एक्सपायरी को बंद करने की बातें चल रही थी, तब सेबी चेयरपर्सन का बयान आया कि दे आर नॉट प्लानिंग टू डू सच थिंग्स। लेकिन फ्यूचर में अगर सेबी चेयरपर्सन फिर से बदलते हैं तो उनका भी स्टांस क्या है F&O को लेकर, वो देखना भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि F&O का जो बिजनेस है थोड़ा अलग नेचर का बिजनेस है। ये एक माउस एंड रैट गेम जैसा है। पहले सेबी नए रूल्स लाती है, सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है और कुछ समय के लिए बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आता है। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर से सेबी और सरकार की नज़र उस पर पड़ती है और नए रेगुलेशंस आते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन एक ही है जिसे ग्रो के फाउंडर्स भली भांति जानते हैं और बाकी ब्रोकरेज फर्म्स के फाउंडर्स भी, और वो ये कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर रिलायंस कम करना, वेल मैनेजमेंट बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना। बिकॉज अगर आप पुराने और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को देखें, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, तो उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा वेल मैनेजमेंट सर्विसेज से आता है, ना कि F&O से। और वेल मैनेजमेंट का बिजनेस कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेडिक्टेबल है F&O के कंपैरेटिवली, और एग्जैक्टली वही कोशिश फिलहाल ग्रो कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने फिजडम नाम के एक स्टार्टअप को अक्वायर किया है जो वेल मैनेजमेंट बिजनेस में है। इसके अलावा ये पर्सनल लोन बिजनेस पर भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर भी सारे ब्रोकर्स आज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि F&O की हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। बॉन्ड सेगमेंट पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग भी इनके लिए एक नया ग्रोथ सेगमेंट बन सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम में कमोडिटी प्राइसेस भी कुछ हद तक शेयर मार्केट की तरह बिहेव करने लगी है, तो वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऑफकोर्स ये सब आसान नहीं होने वाला। तो आने वाले क्वार्टर में एक चीज देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ग्रो अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करते हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से अपनी डिपेंडेंसी कम करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ब्रोकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से अपनी डिपेंडेंसी कम नहीं करता है तो वो सालों साल सरकार और सेबी के डिसीजंस पर निर्भर रहेंगे और उनके डिसीजंस के हिसाब से उनकी शेयर प्राइस डांस करती रहेगी।
अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो फिलहाल ग्रो का पी रेशो 55 के आसपास है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 37% है। ROC एक काफी स्ट्रॉन्ग रेशो माना जाता है जो कंपनी की एफिशिएंसी बताता है, जो कि यहाँ पर काफी अच्छी है। EBITDA मार्जिन अराउंड 60% की है, जो कि काफी बढ़िया है और ब्रोकिंग बिजनेस में ये कॉमन है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास कोई खास कर्जा नहीं। IPO में जो पैसा उन्होंने रेज किया था उसका भी काफी सारा हिस्सा अभी तक उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है। अभी भी 60% से ज्यादा फंड्स उनके पास पड़ा हुआ है, जिसका फायदा ये हो सकता है कि अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिखती है आने वाले टाइम में तो उसे कैप्चर करने के लिए फंड्स इनके पास है। अब मार्केट शेयर की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में इनके पास 14% का मार्केट शेयर है। स्टॉक सेगमेंट में अराउंड 16% का है और नाम के साथ साथ ये खुद भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में इनका मार्केट शेयर 10.6% तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर 6.8% था, यानी यहाँ पर भी इनके लिए काफी ज्यादा स्कोप है। MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में इनका शेयर लगभग 2.7% है। एक्टिव यूजर्स की बात करें तो क्वार्टर 4 के नंबर्स के हिसाब से कंपनी के पास लगभग 1.6 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। यहाँ एक कंसर्न आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया में जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनका नंबर पिछले कुछ टाइम में काफी स्टैग्नेंट हो गया है, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 सालों से बिल्कुल जीरो रिटर्न्स दिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया में अभी भी यूनिक डीमैट अकाउंट सिर्फ 14 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारी अडल्ट पॉपुलेशन का सिर्फ 14 to 15% है। जहाँ पर US जैसी कंट्रीज, जिसे कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो US ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ये नंबर 50% से इजीली ज्यादा है। अब इसके पीछे एक कारण ये भी रहा है कि लोगों के पास फाइनेंशियली लिटरेसी इंडिया में कम है। S&P का एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो कहता है कि 76% इंडियन अडल्ट्स के पास फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं। तो फिनोशियंस का भी यही गोल है कि सबको लिटरेट करना, और इसी कोशिश से मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी लोग मार्केट की तरफ आएंगे, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की तरफ आएंगे। हालांकि मार्केट अभी जरूर डाउन है, अगर सरकार कुछ चेंजेस करती है टैक्सेशन में उससे एक बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे नए सेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन है इसलिए अब तक सही वैल्यूएशन पर नहीं पहुंचे हैं। अगर पी रेशो की बात करें तो ग्रो अपने कंपटीटर्स के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ सीधा कंपैरिजन करना भी पूरी तरह से फेयर नहीं होगा, क्योंकि ग्रो के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन दोनों ही कंपटीटर्स से ज्यादा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर पी रेशो से ज्यादा पीईजी रेशो देखना मीनिंगफुल होगा, और ग्रो का पीईजी रेशो फिलहाल 0.86 के आसपास है। इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाँ, इसे आप अंडर वैल्यूड भी नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंपनी का फिलहाल रीजनेबल लेवल पर है, जहां मार्केट फ्यूचर की ग्रोथ को प्राइस में इंक्लूड कर रही है, लेकिन अभी भी एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से ये कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती है और F&O पर अपनी डिपेंडेंसी कम करती है। तो अगले 1 साल में ग्रो अगर अपने F&O सेगमेंट के रेवेन्यू को 10% से कम करते हैं, यानी 45% पर लाते हैं, एट द सेम टाइम अपनी हाई ग्रोथ मेंटेन करते हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट। तो कंक्लूजन में यही कहूंगा कि अगर आने वाले टाइम में भी मार्केट गिरता है और ग्रो की शेयर प्राइस अच्छी खासी गिर जाती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद वहां पर बन सकती है। ग्रो का शॉर्ट टर्म जो फ्यूचर है वो अभी भी काफी हद तक इसके F&O बिजनेस पर डिपेंड करता है, जिसमें इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है और अभी भी स्कोप है। और रही बात फ्यूचर्स और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आज अगर सरकार कोई नए रूल्स लाती है F&O पर, तो लोग शायद स्टॉक के F&O से कमोडिटीज के फ्यूचर ऑप्शन पर शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर वहां पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन एक चीज तो है कि F&O से आने वाला रेवेन्यू बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो मेरा फोकस ग्रो के वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की तरफ रहेगा कि इस सेगमेंट से कितनी ग्रोथ वो लाते हैं, साथ ही अपने पर्सनल लोन और बाकी बिजनेस से कितना बिजनेस लाते हैं। तो फिलहाल के लिए ग्रो मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में जरूर है। आगे देखते हैं कंपनी और स्टॉक दोनों में क्या डेवलपमेंट्स आती है। तो ये था ग्रो का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। अगर इसी तरह आप किसी और स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हो हमसे, स्टॉक का नाम आप कमेंट में लिख देना, जिससे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसे हम कवर करेंगे। तो बस जाते जाते इकाशी प्रो की ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो ग्रो को इस्तेमाल भी करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम किसी और स्टॉक की बात करेंगे।